हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं 17वीं एक्सरसाइज। तो देखो 17वीं एक्सरसाइज का जो नाम है वो हमारा क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, केंद्रीय का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि बीच में जो भी मान होगा वो हमारा क्या होगा, केंद्रीय मान होगा। यानी कि हमको इस प्रश्नावली के अंदर हमको क्या करना है, उन संख्याओं के बारे में जानना है, उन संख्याओं को ज्ञात करना है जो कि क्या करे, कोई भी बहुत सारे मान लो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े बहुत सारे दिए हुए और उन आंकड़ों में से एक संख्या ऐसी हो जो कि क्या करे, सभी संख्याओं को प्रेजेंट करे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे जो प्रश्न मतलब जो हमारी परसेंटेज बनती है, मान लो कि 80% हमारे क्या नंबर आए, तो यानी कि सभी सब्जेक्ट के अंदर 80 नंबर तो नहीं आए ना, लेकिन एक 80 हमारा क्या है, 80 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या कर रही है, हमें सभी सब्जेक्टों को निरूपित कर रही है कि सब में लगभग कितने 80 नंबर आए हैं, तब जाके उसकी क्या बनी है, 80% बनी है। अब जरूरी नहीं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 80 हो, किसी में 90 हो सकता है, तो किसी में 60 भी हो सकता है, किसी में 100 हो सकता है। तो इस तरह से 80 क्या है, एक मतलब प्रॉपर एक संख्या मिल गई हमको जो कि क्या कर रही है, सभी विषयों के नंबरों को बता रही कि लगभग इसके कितने नंबर आए, 80 नंबर आए। बिल्कुल इसी तरह से हमारा क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी इसके अंदर 3 तरह की जो माप होंगी वो हम पढ़ेंगे। पहली को हम कहते हैं माध्य, सेकंड जो होती है हमारी वो कहलाती है बहुलक, और तीसरी होती है माध्य। तो ये जो परसेंटेज वाली मैंने बात कही, 80% वाली, ठीक है, तो ये वाली चीज क्या, अगर मैं यहाँ से परसेंट हटा दूं, हमारा क्या होता है, माध्य होता है कि उसके कितने नंबर आए, लगभग मतलब कॉमन सभी सब्जेक्टों में जो नंबर आए वो कितने आए, 80 नंबर आए, वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। बात करूं बहुलक की, तो बहुलक वह संख्या होगी जो मतलब अपने जितने भी सब्जेक्टों में जो अधिक बार नंबर आए, जैसे कि मान लो 3 सब्जेक्टों के अंदर हमारे 70 नंबर आए, तो बाकी किसी में 100 आए, किसी में 90 आए, तो हमारा 70 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। माध्यक की अगर मैं बात करूं तो माध्यक जो होगा हमारा, जो सभी आंकड़े हमको मान लो दे रखा है 70, 60, 80, 100, इस तरह से मान लो हमारे पास आंकड़े, तो बीचों बीच में जो भी मान आएगा हमारा वही क्या वो कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। अब यहाँ बीचों बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए माध्यक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों मान हमको क्या करने हैं, जिस तरह से हमको आंकड़े दिए जाएंगे उस हिसाब से उनके फॉर्मूले अलग अलग होंगे और उनसे हम क्या ज्ञात करेंगे, 3 चीज ज्ञात करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका औसत। औसत ही क्या है, हमारा माध्य है, यानी औसत जो हम लेते थे आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, तो वही फॉर्मूला है हमारा माध्य का। ठीक है, तो देखो आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन हमारे उसके अंदर एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आता है वो आता है डायरेक्ट 6 नंबर का, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो या तो तीनों चीज पूछ सकता है या कोई 2 चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो किस किस तरह से क्वेश्चन होंगे वो अब देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हो तो समांतर माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये जो आंकड़े हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि इसके अंदर जो आंकड़े दिए हुए हैं वो सीधे तौर पे दिए हुए हैं। ठीक है, जो अंक आए हैं वो। अब देखो बात करते हैं हम किसकी, ये तीनों ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, देखो तीनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछेगा तो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का, तब जब व्यक्तिगत श्रेणी से रिलेटेड क्या आंकड़े हमको दिए हुए हो। ठीक है, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, या हम कह सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यानी जो भी संख्याएं दी है सभी को जोड़ देंगे, 52 प्लस 75 प्लस
40 प्लस 70 प्लस 83 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ठीक है, बटे अब ये टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो 10 का ही हम क्या दे देंगे? भाग, यानी आंकड़ों की संख्या हमारी कितनी होगी? ऊपर वाले सभी को अगर हम जोड़े तो हमारे पास आएगा 520, और 520 बटे वाली संख्या 10 से आएगी, तो 10 का जब हम इसे भाग देंगे तो 52 आ जाएगा। 52 हमारा क्या होगा? समांतर माध्य होगा। ठीक है, बात करें हम किसकी? अब बहुलक की या माध्यक की, तो माध्यक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन सभी को हमको क्रम से लिखना पड़ेगा, यानी कि इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, माध्यक के लिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी हमारी जो है वो है 40, 35। तो हमारे पास आएगा 35, फिर 40, 40, 2 पर 40 है, 40 के बाद में है हमारे पास में 43, फिर 48, 43, 48, 48 के बाद में आएगा 50 यानी कि 52, फिर 52, 2 बार 52 है अपने पास। 52 के बाद की अगर हम बात करें तो 52 के बाद है हमारा 65, 65 के बाद है हमारा 70, फिर 75, 70 और 75 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से इनको क्या किया है मैंने? बढ़ते हुए क्रम में दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर हमने लिख दिया है। तो देखो भाई, जब जब ये क्या है, इनकी जो संख्या है वो 10 होगी, यानी कि सम होगी, तो सम होने की कंडीशन में क्या होगा? बीच में हमेशा 2 संख्याएं आएंगी। यानी कि अगर मैं शुरू में 4 छोड़ू, 2 4 छोड़ू और लास्ट वाली भी अगर 4 छोड़ू, तो देखो 2 संख्याएं क्या आ रही है बीच में। तो बीच वाला हमारा क्या होता है? माध्यक होता है, जबकि यहाँ पे कोई बीच में कोई संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? माध्यक बराबर, यानी कि जब सम संख्या हो, दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो, तो हमारे पास आता है फॉर्मूला, तो हमारा होता है n बटे 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, बटे 2, तो 2 का भाग दे देते हैं। n बटे 2 यानी 10 बटे 2 का मतलब क्या होगा? 5। तो 5वां पद हमारा कौन सा है? 4, तो ये हो गया 5वां पद है ये 48 लिख दिया, प्लस फिर आएगा 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6। तो 6वां पद हमारा कितना आएगा? 52 आ गया। तो इसके अंदर भाग किसका दे देना है? 2 का भाग दे देना है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं? ऊपर वाले को जोड़ू तो मेरे पास आएगा 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 मेरा क्या आ गया? माध्य का आ गया। अगर मान लो ये संख्या विषम होती है, यानी 10 संख्या न होके 9 होती है, 11 होती, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगता n+1 बटे 2 वां पद। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट मान आ जाता है किसका? माध्यक का, यानी बीच में जो भी पद आएगा वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। बात करते हैं हम बहुलक की। ठीक है, तो बहुलक के अंदर हम ये लिखेंगे कि जो सबसे अधिक बार है दिए गए आंकड़ों में, सबसे अधिक बार देखो कौन है? यहाँ 40 2 बार है, 52 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ देखो 40 और 52 दोनों की दोनों 2 2 बार है। वैसे ऐसे होगा नहीं, क्वेश्चन के अंदर 3, ये मतलब जो भी अधिक बार होगा वो केवल एक ही संख्या होगी। तो यहाँ दिए गए आंकड़ों में बहुलक 52 या 40 होगा। ठीक है, ये बहुलक के अंदर हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ सबसे अधिक बार 52 व 40 आ रहा है, अतः बहुलक जो होगा वो 52 या 40 होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसी स्थिति तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगी, यानी कि 2 संख्याएं, अधिकतम संख्या जो भी जितनी बार है वो कम से कम एक ही संख्या होगी जो कि सबसे ज्यादा बार होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप। चलो देखो, अब देखते हैं अगला टाइप। तो अगली टाइप के अंदर जो हमारे आंकड़े हैं वो क्या है? अवर्गीकृत है, यानी कि इनको वर्गों में बांटा हुआ नहीं है। ये वाले जो आंकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े।
तो देखो इसके अंदर हमको अगर तीनों चीजें ज्ञात करनी है, माध्य, बहुलक और माध्यक, तो देखो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ये ऊपर वाला जो x का मान है, जो x का मान है क्रमागत जो संख्या लिखी हुई है, ये तो हमारे क्या है प्रॉपर, जिसका हमको माध्य, बहुलक या माध्यक ज्ञात करना है, वो संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इससे पिछले क्वेश्चन की, तो पिछले क्वेश्चन में 52, 60, 40 जो लिखी हुई थी संख्याएं, वो संख्याएं कौन सी है, ये x का जो भी मान होता है ये वही संख्याएं होती है। यानी कि जो भी हमारा उत्तर आएगा, इन तीनों में से जो भी आंसर आएगा वो इन संख्याओं के बीच में ही कहीं स्थित होगा। ठीक है, ये ऊपर वाली x की जो मान है इन संख्याओं के बीच में ही कहीं स्थित होगा। बात करें यहाँ f क्या है, तो f को हम कहते हैं बारंबारता, यानी कि कहने का मतलब एक जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार, सॉरी 2 कितनी बार है, 5 बार है, 3 कितनी बार है, 6 बार है, 4 है, 4 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 6 जो है वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं। बात करें, देखो हमने पढ़ा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब तुम कहोगे कि आप इतने छोटे छोटे क्यों लिख रहे हो, या फिर ढंग से क्यों नहीं लिख रहे। देखो वो हमारा फॉर्मूला नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ कि क्या राशियों का अगर मेरे को योग करना है, तो देखो भाई एक कितनी बार, 2 बार आएगा, नहीं 1 और 1 2 जोड़ूंगा तो ऐसा ही होगा। 2 5 बार है, यानी कि 5 दूनी कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। तो इस तरह से मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होगा माध्य बराबर वो होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब योगफल किसका, एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को गुणा कर दो और उनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गई कि संख्याएं जो है वो कितनी कितनी बार है, 2 बार 5 बार, तो कितनी टोटल कितनी हो जाएंगी, यानी एफ वालों का जो योगफल है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो सारणी के अंदर हमको एक डिब्बे की और जरूरत है, और वो हमारा क्या है, एफ एक्स है, यानी कि 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या कि अगर 6 2 बार है, तो इनको 6 को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो 6 6 कितने हो गए 12, या फिर कहूँ 6 दूने 12। ठीक है, तो ये जो योगफल है वो कुछ इस तरह से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो सिग्मा एफ एक्स जो होगा वो बराबर कितना आएगा, देख लेते हैं, जोड़ लो सभी को। 12 यानी 2 6 कितने हो गए 8 8 16 हो गए, 16 17 18 का 8 आएगा, हाथ से लगेगी 1, तो 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा, 68 हो गया। सिग्मा एफ की अगर मैं बात करूं, सिग्मा एफ की अगर मैं बात करता हूं, तो सिग्मा एफ यानी एफ का जो योगफल है वो कितना आएगा, 4 5 6 7 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, 21 आ गया। तो इस तरह से हमने ये वाली चीजें क्या कर देनी है, सारणी में कर देनी है। अब यहाँ देखो मैंने सारणी क्वेश्चन में आरडी दी हुई थी, मैंने आरडी बना दी। तुम्हें क्या करना है, सीधा बनाना है। सीधा बनाने से क्या होगा, तुम्हें जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, यानी कि सारणी कुछ इस तरह से तुम्हें बनानी है। यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, इस तरह से बनानी है। ठीक है, मेरी तरह मत बनाना। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा आ गया 68 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 21। 21 का अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 आएगा, 3 बार जाएगा तो 8 में से 3 जाते हैं तो हमारे पास बचेंगे 5, यानी कि पॉइंट लगेगा तो 5 को हो जाएगा 50। तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 42 अगर इसमें से घटाते हैं तो बचेगा 8, 0 80 हो गया। 80 के अंदर अगर हम भाग देते हैं तो ये लगभग कितनी बार, 3 बार ही जाएगा। ठीक है, 3 बार ही जाएगा। तो यानी कि आगे हमारे पास 3.23 पॉइंट के बाद 2 अंक काफी होते हैं। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, माध्य अगर हमारा आ गया तो इस तरह से हम माध्य ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया, सारणी को इस तरह से सॉल्व करना है। बात करें माध्य की, देखो माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारणी को दोबारा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 आ गया, 5 आ गया,
6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया खाना जो बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा किसका, इन एफ का। ठीक है, एफ के लिए, यानी इसको नए वाले को हम कहेंगे सी एफ, संचयी बारंबारता इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एफ वालों को हम जोड़ेंगे, यानी कि 2 ऐसे कैसे आ गया, 2 के अंदर अगला पद जोड़ेंगे 5 तो 7 आ जाएगा। 7 के अंदर अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 6 13 हो गया। 13 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 17 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 19 आएगा। 19 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 21 आएगा। यानी इस तरह से जो अंतिम अंक होगा वो हमारा क्या होगा, एफ का योगफल होगा, यानी 21 है, तो यहाँ पे भी 21 आ रहा है। ठीक है, अब बात करें कि ऐसा हमने क्यों किया, तो देखो भाई माध्य की अगर मैं बात करूं तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर उनको क्रम से लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ मैं क्रम से इनको लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा संख्याएं हो जाएंगी। क्रम से लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, 1 को 2 बार लिखूंगा, 2 को 5 बार लिखूंगा, 3 को 6 बार लिखूंगा, 4 को 4 बार लिखूंगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसका ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसके अंदर माध्य के लिए क्या करते हैं, n बराबर यहाँ कितना आ रहा है 21, n/2 बराबर अगर हम करें, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आधा। मैंने ये बताया था माध्य के लिए कि बीच वाला पद हम ज्ञात करते हैं, यानी n/2 का पद जो भी हमारे पास में आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात करें यहाँ कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 21 का अगर मैं आधा करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 का आधा कितना होगा, 10.5। ठीक है, अब 10.5 जो है वो हमारे क्या है, पदों की संख्या है। यानी कि यहाँ पे जो जहाँ पे नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 पे आ नहीं रहे, 10 से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ये वाला हिस्सा। तो n/2 से ठीक बड़ी जो भी बारंबारता, संचय बारंबारता होगी, उसके संगत जो भी x का मान होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। क्योंकि देखो भाई 7 बार, मतलब 7वीं बार तक कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 7वीं के बाद में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये सारे के सारे पदों के अंदर कौन आएगा, केवल और केवल 3 आएगा। सभी के अंदर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी n/2 से ठीक बड़ी हमको ये देखनी होती है संख्या, तो वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। इसलिए n/2 का मान कितना है, 10.5 से ठीक बड़ी कौन है, 13। 13 के संगत क्या है, 3x का मान आ रहा है, यही हमारा क्या है, माध्यक है। यानी हम इसको लिखेंगे यहाँ n/2 से ठीक बड़ी CF 13 है, अतः इसके संगत x का मान 3 है, जो हमारा माध्यक है। ठीक है, इस तरह से हमको लाइन लिख देनी है, माध्यक है और माध्यक बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 3 आंसर आ गया हमारा। तीसरी में बात करूं बहुलक की, तीसरी में बात करूं अगर बहुलक की, तो बहुलक के अंदर भी हमको एक लाइन लिखनी है। मैंने बताया था कि बहुलक क्या होता है, कि किसी भी दिए हुए आंकड़ों के अंदर जो सबसे ज्यादा बार होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों के अंदर अगर हम देखें कि f का सबसे बड़ा मान कौन है, 6। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। कितनी बार, 6 बार आ रहा है। ठीक है, तो x का जो मान है वो हमारा उत्तर, यानी 3 ही हमारा क्या है, बहुलक। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता यानी f का मान बारंबारता 6 है, अतः इसके संगत x का मान हमारा बहुलक होगा। अतः बहुलक बराबर क्या आ गया, बहुलक बराबर x का मान कितना है, 3 है, यानी कि बहुलक हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन तीनों चीज अगर वो एक साथ पूछेगा तो वो 6 नंबर में दे सकता है। ठीक है, तो 6 नंबर लायक ये क्वेश्चन थे, इसके अंदर मैंने तीनों चीजों को निकालना बता दिया। तो इसके अंदर देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर माध्यक निकालने के 2 तरीके थे, यहाँ कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे केवल यही तरीका है। कैसे आंकड़ों के लिए,
अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अवर्गीकृत आंकड़े क्या होंगे, जिसके अंदर x के मान क्या है, वर्गों में नहीं बटे हुए, वही आंकड़े हमारे क्या कहलाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिए हुए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्गीकृत आंकड़ों की। ठीक है, जो कि क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन वही आया है जो कि क्या हो, वर्गीकृत आंकड़ों से रिलेटेड हो, और हमेशा वो क्या, दो चीज वो पूछता है, या तो बहुलक माध्य पूछ लेता है, या माध्यक और बहुलक पूछ लेता है, या फिर माध्य और माध्यक पूछ लेता है। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर क्या, निम्न वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करो। तो देखो यहाँ मैंने तीनों नाम लिख दिए। वैसे होता क्या है कि दो ही आते हैं, या तो तुमसे ये दोनों पूछता है, या फिर ये दोनों, या फिर शुरू और लास्ट वाले दो चीज पूछता है। ठीक है, आंकड़े कुछ इस तरह से, ज्यादा बड़े नहीं आते, छोटे ही आते हैं। अब बात करो, देखो इनके अंदर जो भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अब इसको क्या करना है, इस सारणी को हमको क्या करना है, इस तरह से बनाना है। तो उसके लिए देखो मैं किस तरह से बनाता हूँ, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या हमारा क्या है, 0 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 6 से 8, बीच में कुछ खा दिया, 2 से 4 था, 4 से 6 था, 8 के बाद है 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। ठीक है, बात करें घरों की संख्या तो 1 2 घरों की संख्या है, 1 2, फिर 1, फिर है 5, फिर है 6, 2 और 3। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे जो हमको है वो क्या है कि जो x के जो मान है वो अब की बार क्या करने, वर्गों के अंदर बांटा हुआ है। यानी पहले मैं बता रहा था कि x का मान अगर 4 है तो f का मान 2 है, तो 4 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे क्या है, ये वाली तो हमारी f के ही मान है, ये वाले तो हमारे f के मान है, और x के जो मान है वो क्या है, वर्गों के अंदर बटे हुए, तो वर्गीकृत आंकड़े हो गए। यानी 0 से लेकर 2 तक की जो भी पौधों की संख्या होगी, यानी कि 1 होगी या 0 होगी या फिर 2 होगी, तो उन सभी की संख्या कितनी है, एक बार 1 लिया। 2 से 4 यानी कि 2 3 4 जो होंगी वो कहाँ है, जो कितनी बार है यहाँ पे पौधों की संख्या, 2 घरों के अंदर क्या है वो पौधे हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्या है, वही है। x के जो मान है यहाँ प्रॉपर नहीं दिए हुए, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉपर निकालेंगे। ठीक है, जिनके मान प्रॉपर नहीं दिए हुए, दो अंकों में हमको कंफ्यूज होता है कौन सा है, तो दोनों का क्या कर दो, माध्य ज्ञात कर दो। यानी 0 और 2 का माध्य क्या होगा, 0 + 2/2 यानी कि 1 होगा। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मध्य मान भी कहते हैं। यानी 0 और 2 के जो बीच में संख्या होगी वही हमारा मध्य मान होगा, वही हमारा x का मान होगा। 2 और 4 के बीच आता है 3, 6 और 4 के बीच में क्या आता है, 5। अब देखो इसको इस तरह से क्या कर सकते हो, उस तरह से 4 और 6 कितने होंगे, 10 हो गए, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। 8 और 6 की अगर मैं बात करूं तो 8 और 6 कितना होगा, 14 होगा, 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा। या फिर कह लो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 11, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली जो है, अब आगे की अगर मैं बात करूं तो हम ज्ञात कर रहे, क्या हम पहले ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य के लिए जो तीसरा खाना होगा वो हम बनाएंगे किसका, f(x) का। यानी f × x, 1 एकम 1, 3 दूने 6, 5 एकम 5, 5 सते 35, 9 चौक 36, 9 बजे 45, 9 छकी 54। 11 × 2 करेंगे तो 22 आएगा, 13 दूने 26, 39। ठीक है, तो इस तरह से f(x) आ गया। अब इनका क्या करना है, योगफल लिखना है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा f जो है, सिग्मा f बराबर तो क्या आएगा, देखो 3 2 5, 5 5 10, 16 17 18 19 20। ठीक है, बात करो सिग्मा f(x) की, तो सिग्मा f(x) यहाँ लिखना है अपन को। अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा f(x) बराबर। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं भाई, 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, 10 और 10 कितना, 20 हो जाएगा, 20 और 6 की 26, 26 और 4 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 4 30, बच गया क्या 2, 26 और 2 कितना होगा, सॉरी कितना हो गया था, 9 1 10 20
30 32 हो गया था, 32 का आएगा 2, हाथ से लगेगी 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16, 162 हमारे पास आ गया। तो माध्य का जो फॉर्मूला है, समांतर माध्य बराबर, फॉर्मूला वही आएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ बराबर कितना, 162/20, ठीक है। तो 20 का अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो क्यों ना 162 का आधा कर दिया जाए, तो हमारे पास आएगा 81, और पॉइंट क्या लगेगी, एक अंक पे लगेगी, यानी 8.1 हमारा क्या है, समांतर माध्य है। और माध्य का मान देख लो इन्हीं संख्याओं के अंदर है, यानी कि हमारा क्या है, ये सही है। अब बात करते हैं किसकी, माध्यक की। तो माध्यक की अगर मैं बात करूं तो माध्यक के लिए हमको क्या फॉर्मूला, हमको दूसरा यूज लेंगे। माध्यक का फॉर्मूला ये होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें, n/2 हमने पहले भी निकाला हुआ है, CF हमने पहले भी निकाली हुई है। बात करें f की, तो जो भी हमारा n/2 से ठीक बड़ा मान होगा, उसके संगत जो भी f का मान होगा वो हमारा f होगा। h और l की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो मैं सारणी मिटा के, यानी दोबारा बनाएंगे हम दूसरी सारणी, किसके लिए, माध्यक के लिए। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं CF हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो x के मानों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको यहाँ पे, यानी इसके मान भी हम उठा सकते हैं। तो जो हमारा CF होगा उसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले f का पहला मान आएगा, फिर उसको अगले वाले के अंदर जोड़ना है। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 में जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 के अंदर अगर 2 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा, 17 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा। तो वही f का योगफल हमारे क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो n/2 का जो मान है, n/2 का जो मान है वो 20/2 यानी कि 10 आ गया। 10 से ठीक बड़ी संख्या हम देखें तो 15 है, यानी कि ये वाला जो वर्ग है वो हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग का कौन सा होगा, 8 से 10, यानी कि माध्यक जो हमारा उत्तर आएगा वो 8 और 10 के क्या आएगा, बीचों बीच में आएगा, तो बीच में कहीं भी आएगा। अब देखो बात करते हैं तो CF की, CF का मान इससे ठीक ऊपर वाला होता है। CF का जो मान होगा उसमें संगत वर्ग के अंदर उससे ठीक ऊपर वाला क्या हो गया, CF का मान हो गया। इस सारणी के अंदर जो ये F का मान होगा, ठीक है, जो हमने चुनी है। बात करें जो यहाँ सबसे छोटी संख्या यानी निम्न सीमा, ये L का मान होता है। H का मान होता है वो इन सब में जो भी आपस में अंतर है, यानी 2 और 0 में कितने का अंतर, 2 का, 4 और 2 में कितने का अंतर, 2 का। 2 का जो अंतर है वो हमारा H का मान है, H हमारा 2 हो गया, L बराबर 8 हो गया, ठीक है। CF जो है हमारी, CF बराबर कितनी हो गई, 9 हो गई। बात करूं F की, तो F का मान 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन हमको हिंदी में देखो, सबसे पहले ये लिखनी है कि यहाँ n/2 से ठीक बड़ी संख्या 15 है, अतः वर्ग माध्यक वर्ग अंतराल 8-10 होगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में सारे मान रखते हैं। L का मान है हमारे पास में 8 प्लस n/2 का मान हमारे निकाला है 10 माइनस CF का मान हमारे पास कितना आया है, 9, तो -9/F का मान हमारे पास कितना है, 6 इंटू H का मान हमारे पास है 2, ठीक है। तो देखो भाई 8 प्लस 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 से 6 कट रहा है कितनी बार, 3 बार, तो 1/3 आ गया। इसको आगे सोल्व करूँ तो 8 × 8 = 24 और 1 कितने हो जाएगा, 25/3 आ जाएगा, यानी कि 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 पॉइंट, ठीक है। 24 में 1 शेषफल बचेगा तो 3 × 9, 3 × 9, ये हमारा क्या होगा, माध्यक होगा, आंसर होगा। तो देखो आंसर जो है वो हमारा क्या है, जो वर्ग अंतराल हमने चुना उन्हीं के बीच में हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बहुलक की। तो बहुलक के लिए इस वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और देखो इस फॉर्मूले में यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी तरह की सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल जो आंकड़े दिए हुए वही पर्याप्त है। यानी बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2,
इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ F1, F0 और F2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी F की जो मान है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मान होगा वो मान होगा F1 का, जो कि यहाँ कितना 6, यानी 6 हमारा क्या हो गया F1 हो गया। और इसके संगत जो भी हमारा मान है वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल कहलाएगा। यानी बहुलक वर्ग अंतराल अब क्या आएगा 8,10। ठीक है, ये F1 हो गया। F1 से ऊपर F0 होता है, F1 से नीचे F2 होता है, 0, 1, 2। ठीक है, बात करूं H के मान, तो H का मान वही, दोनों में अंतर कितने का है 2। L का मान वही निम्न सीमा, यहाँ पे भी क्या है 8। मान रख देते हैं, F1 का मान है 6, F0 का मान है 5 और F2 का मान है 2। मान सारे यहाँ रखते हैं तो आएगा 8 प्लस F1 कितना है भाई 6 माइनस 5 बटा 2 गुणा 6 माइनस 5 माइनस 2 इंटू H का मान है 2। ठीक है, तो आ जाएगा 8 प्लस 6 में से 5 गया तो 1 बचा बटा 6 दूने कितने होंगे 12, 12 में से क्या घटेंगे 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 इंटू में क्या आ गया 2। 8 प्लस पहले यहाँ घटा लेते हैं, तो अगर 12 में से 7 जाएगा तो 5 बटेगा, यानी 1 बटा 5 गुणा 2, तो ये आ गया 8 प्लस 2 बटे 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 के अंदर क्या 5 का भाग में पहले 2 में दे लो और फिर 8 में जोड़ दो, या फिर पहले इनको जोड़ के फिर भाग दे लो, एक ही बात है। तो पहले मैं भाग दे लेता हूँ, तो कितने बार जाएगा देखो 0 पॉइंट सबसे पहले लग जाएगा, 20 हो गया। 20 पे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 पंजी 20, तो कितना आ गया 8.4। ये हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया। तो बहुलक का, माध्यक का और माध्य का तीनों का फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले केवल यही यूज होंगे। ठीक है, यानी कि इन वर्गीकरण के अंदर यही हमारे लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन वो गलती से आ सकता है जिसके अंदर हमको क्या हो, कोई F का 1 या 2 मान गायब हो, उनको ज्ञात करना हो, तो वो क्वेश्चन तुम बुक से देख लेना। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, वो क्वेश्चन भी मैं समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 विधि हम सीख लेते हैं, किसके लिए माध्य के लिए। माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां हम देख रहे हैं। तो देखो एक तो होती है कल्पित विधि और एक होती है पगविचलन विधि। एक तो कल्पित विधि हो गई, एक पगविचलन विधि हो गई। ठीक है, बात करूं पहले कल्पित विधि की, तो देखो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ x ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो यहाँ क्या आएगा, 0 और 10 के बीच में संख्या होती है 5, 10 और 20 के बीच में होता है 15, 20 और 30 के बीच में होता है क्या 25, 35 और लास्ट में क्या आ जाएगा 45। इस तरह से x के मान आ गए। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, fx यहाँ निकालते हैं। तो अगर मैं fx हमारी क्या बड़ी संख्या आ रही है, यानी कि अगर x को और f को मैं गुणा करूँ, ये f के मान है हमारे, गुणा करूँ तो अगर बड़ी संख्या आती है तो हम विधि का काम में लेते हैं, कल्पित विधि काम में लेते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि एक खाना एक्स्ट्रा और बनाना पड़ता है। इस खाने के अंदर हम क्या करते हैं a माइनस एक्स। ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या मानते हैं d के इक्वल टू कि इसके अंदर क्या करें, एक का जो मान है वो x वाले ही किसी में से, मतलब x वाली जो सारणी है इसी में से किसी को भी बीच में से ले लेते हैं, किसी को भी ले लो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ लूँ 25 को अगर ले लूँ, देखो 25 में से 5 घटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे x माइनस ए आएगा, x माइनस ए आएगा। तो हमारे पास देखो भाई 5 में से 25 घटेगा तो माइनस का 20 आएगा। इसी तरह से 15 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 10 आएगा। बात करूं 25 में 25 गया 0 आएगा। 35 में से 25 घटाऊंगा तो 10 आएगा प्लस का, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गई, संख्या है नेगेटिव आ गई, और ये क्या हो गई थोड़ी छोटी हो गई, क्योंकि अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास आसान हो जाएगा, और जब इनको जोड़ूंगा तो और बहुत ज्यादा छोटी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो देखो भाई अगर मैं बात करूं अब f इंटू डी करना है हमको, f इंटू क्या करना है डी करना है। तो f का मान 3 रहा और ये 30, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 यानी 60 हो गया, माइनस का 50 हो जाएगा। 0 को अगर 7 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। 10 को 3 से गुणा करना है तो 30 हो जाएंगे प्लस के, और 2 20 से गुणा होगा तो हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया। अब इनको जोड़ना है, यानी सिग्मा एफ डी अगर मैं करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 60 और 50 अगर जोड़ते हैं तो 110 होता है, माइनस का 110, और यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 70।
तो 110 में से 70 घटेगा तो टोटल जो योगफल आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा हमारे पास में 40 आएगा, माइनस के 40। माध्य का जो फॉर्मूला है, माध्य बराबर देखो हमारे पास क्या आएगा, ए हमने यहाँ घटाया था तो यहाँ जोड़ेंगे ए प्लस फॉर्मूला एफ सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ अगर यहाँ करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा 20 आएगा। तो हमारे पास ए का मान हमने लिया था 25, अब प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि सिग्मा एफ डी है वो माइनस का है, तो माइनस आ गया 40 बटा सिग्मा एफ हमारा कितना है, सिग्मा एफ है 20। तो अगर इससे ये काटेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 20, 2 बार जाएगा, 2 बार कटेगा और 25 में से 2 घटे तो 23 ही हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, अब देखो माध्य ज्ञात करने की एक और विधि देख लेते हैं, कौन सी, प्रविचलन विधि। तो माध्य बराबर फॉर्मूला उसके अंदर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, इंटू एच। अब देखो यहाँ मैंने एच से गुणा किया, यानी कि आपके पास जो यू यहाँ मैं निकालूंगा उसके लिए मेरे को x माइनस ए तो करना ही पड़ेगा, साथ में h का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। h है वो वही मान है जो हमारे क्या था, इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतरालों में जो अंतर था वही है। तो यहाँ मैं 2 काम कर सकता हूँ, 2 काम क्या क्या है कि पहले तो मैं ज्ञात कर लूँ x माइनस ए, पहले तो मैं क्या ज्ञात कर लूँ x माइनस ए ज्ञात कर लूँ और फिर h का भाग दे दूं या फिर डायरेक्ट h का भाग दे दूं, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट ज्ञात करने की तो डायरेक्ट कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ a तो x तो हमारा कौन से x के मान हो गए, a हम 25 बना ही रहे हैं और इसके संगत जो भी हमारा अंतर होगा इन दोनों के अंदर वो हमारा h होगा, यानी h बराबर क्या है 10, h बराबर क्या होगा 10 होगा। तो देखो भाई 25 में से तो 5 में से अगर 25 घटाता हूँ तो माइनस के 20 आते हैं, माइनस 20 के अंदर अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 बार जाएगा यानी 2 आएगा माइनस का। ठीक है, अगर देखो इस तरह से समझ में नहीं आया तो पहले हम d ज्ञात करके फिर u ज्ञात कर लेते हैं, यानी पहले करते हैं d ज्ञात और फिर ज्ञात कर लेंगे u बराबर x माइनस ए बटा h। ठीक है, इस तरह से और आसान हो जाएगा। मैं घटाने पे आया था माइनस 20 आया था, माइनस 10 आया था, 0 आया था, प्लस का 10 माइनस का 20। अब देखो h का मेरे को भाग देना है, h हमारे क्या है 10 है, 10 का इसमें भाग दूंगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। अब हमको क्या करना है, एफ यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो भाई ये और छोटी हो गई संख्या है, भाग देने पे प्रविचलन विधि क्या करती है, संख्याओं को और छोटा कर देती है। तो 3 दूने कितने होंगे माइनस के 6, 5 को अगर 1 से गुणा करूं तो 5 एकम 5 माइनस के 5 आ गए, फिर 0 आ गया। 7 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करूँ 3 एकम 3, 2 को 2 से करूंगा 2 दूने 4 हो गया। ठीक है, देखो 3 और 4 कितने 7 होंगे, 7 को अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 4। तो सिग्मा एफ यू बराबर क्या आएगा माइनस का 4। फॉर्मूले में मान रखते हैं, ए का मान 25 था माइनस, क्योंकि सिग्मा एफ यू का मान माइनस में इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस 4 बटे सिग्मा एफ का मान हमारा कितना है 20 गुणा एच का मान हमारा कितना है 10। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 कितनी बार 2 बार, 25 में से 2 घटेंगे तो वही हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आंसर में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल विधि का उपयोग हमको अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, अब अगली विधि हम अगली प्रश्नावली हम देख लेते हैं, प्रायिकता। तो देखिए अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी कौन सी है, प्रश्नावली 18 का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जो है हमारे क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो भाई कोई सी भी ऐसी घटना जिसको हम संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उन सभी घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कितनी प्रायिकता है कि वो घटना घटेगी। ठीक है, वही हमारी क्या है प्रायिकता है। प्रायिकता की मैं बात करूं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि एक सिक्के को मैं उछालता हूं, तो मेरे पास 2 कंडीशन है, या तो पट होगा या फिर चित्त होगा। तो अगर मैं बात करूं भाई चित्ताने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त तो क्या है एक ही आ सकता है क्योंकि उसके अंदर एक ही है, 2 भाई 2 है, एक चित्त है, एक टेल है और एक हेड है।
अगर मैं टेल के में पूछ रहा हूँ तो यानी एक ही प्राप्त होगा मेरे को परिणाम टेल, ठीक है। और टोटल कितने, 2, तो 1/2 के आगे चित्त आने की प्रायिकता है, ये चित्त आने की क्या है, प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या, तो इस तरह से हम क्या करते, प्रायिकता ज्ञात करते हैं। हमेशा जो कुल परिणाम होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, इसलिए प्रायिकता जो होती है हमारी, यानी जो पी का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो होता है 0 या 0 से बड़ा, या फिर होता है क्या 1, या तो 1 होता है या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या है वो सारे की सारी किसमें आ जाती है, प्रायिकता में आ जाती है। एक अगर एग्जांपल देखें, हम देखें 80/100 अगर हमारे नंबर आते हैं तो कुछ इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, 100 का भाग देके, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 0.8 जो आंसर आएगा हमारे, ये तो क्या हमारी प्रायिकता, और अगर इसको 100 से गुणा कर दें, इनटू अगर हम 100 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 80% आ जाएगा, जो कि हमारा क्या प्रतिशत है। यानी प्रतिशत में से अगर प्रतिशत का साइन हटाने के लिए उसकी जगह क्या करें, 100 का भाग हम दे देते हैं, तो वो हमारे क्या आती है, प्रायिकता आती है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अब मैं बात करूं, कोई एक घटना अगर घटित हो रही है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 1 होती है, अधिकतम 1 होगी। और अगर कोई घटना घट ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 0 होगी। यानी कि अगर घटना घट नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता 0, और कोई घटना घट सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब एक बात का ये भी ध्यान रखना कि अगर अब किसी की प्रायिकता होने और ना होने को जोड़े, किसी भी एक घटना की प्रायिकता होने और नहीं होने को अगर जोड़े तो हमेशा योगफल 1 होता है। यानी कि पी ए घटना घटने की प्रायिकता प्लस पी ए बार ए घटना नहीं घटने की प्रायिकता, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके ऊपर 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि एक प्रायिकता दे दे और एक नहीं की प्रायिकता पूछ ले, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हमें यूज लेना है। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है प्रायिकता से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार वापस। देखो भाई, प्रायिकता का जो फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि जो भी घटनाएं हमारी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उन सभी का मतलब जो जो घटनाएं घट सकती है उन सभी का योग तो क्या आएगा, नीचे आएगा। और जिस घटना के बारे में वो हमसे पूछ रहा है, जिस घटना के बारे में हमसे वो पूछेगा, वो घटना हमको कहाँ लिखनी है, ऊपर क्यों लिखनी है। उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन अगर हम देखें, मैं कहूं कि एक थैले में लाल गेंद, एक थैले में लाल गेंद 4 है, येलो गेंद जो है वो 3 है, ठीक है, और व्हाइट सफेद गेंद है वो 10 है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये क्या दे दी, सारी कंडीशन दे दी। इस थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे मान लो क्वेश्चन आए। तो मैं पूछ रहा हूँ किसके, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू, तो देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल यानी कि रेड गेंद कितनी हो सकती है, 4, इन चारों में से कोई सी भी एक गेंद आएगी तो हम क्या कहेंगे कि वो लाल गेंद है। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4, और कुल परिणाम यानी टोटल कितनी गेंदें हमको प्राप्त हो सकती है, कितने प्रकार की, तो देखो 10, 4 14 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 17 हो जाएंगे। यानी टोटल कितनी हो जाएंगी, 4/17। कभी भी प्रायिकता को हमें पॉइंटों में नहीं लिखना है, ठीक है। यदि बटे में तो बटे में छोड़ देना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि क्या है, कट रही है तो उनको काट देना है। जैसे यहाँ नहीं कट रही, यहाँ पे दोनों भाज्य संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो 4/17 मतलब कटेगी नहीं, यानी कि यही हमारी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। अब एक दो क्वेश्चन तुम्हारी बुक के अंदर है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ज्ञात हमको कुछ इसी तरीके से क्या करना है। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें कहा है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो इनमें से क्या है, तो हमको क्या करनी है, एक संख्या प्राप्त करनी है। तो देखो कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम बराबर कितने दे रखे हैं, 1 से 17 तक की गिनती देखे तो कितने हो गए, 17 अंक हो गए, तो 17 परिणाम हो गए, ठीक है। पहला हम ज्ञात कर रहे हैं क्या, संख्या विषम है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो 1 से लेकर 17 तक में जो विषम संख्याएं होंगी, 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, आता है अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम। तो मैंने बताया था भाई जिसकी भी प्रायिकता पूछे उनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन 9 अंकों में से मतलब 9 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अगर हमको मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि वो संख्या कैसी है, विषम। तो जो प्रायिकता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कुल। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर अनुकूल तो कितना आ गया, 9 आ गया, और टोटल कितने हमारे पास 17, 9 बटे 17 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से मैं अगर देखूं इसका दूसरा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या बराबर 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये सारी की सारी क्या अभाज्य संख्या है। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर प्रायिकता, ठीक है, किसकी प्रायिकता, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर हमारे पास क्या आएगा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बटा कुल कितनी है हमारे पास में 17, तो 7 में से 17 आ गई। बात करो तीसरी 11 से बड़ी संख्या, तो 11 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 6 संख्या होगी, तो उसकी क्या होगी प्रायिकता 6 बटा 17। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट याद कर दी। हमको क्या लिखना है, वो संख्याएं कौन कौन सी है वो लिखना है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे वो लिखना है, फिर प्रायिकता का फॉर्मूला लगा के प्रायिकता ज्ञात कर देनी है। तो इस तरह से हमको पूरा लिखना है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट में क्या लिख रहे हैं, प्रायिकता बराबर 7 बटे 17 या प्रायिकता बराबर 6 बटे 17, तो ऐसे नहीं करना हमको ना, इतना शॉर्ट नहीं करना, अच्छे से बताना है कि किस चीज के अनुकूल परिणाम है, किस चीज की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं। ये वाले एक 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरित का मतलब क्या होता है, लगातार, या तो लगातार हमको चित्त हो या लगातार क्या पट प्राप्त। तो देखो भाई, जितनी बार सिक्के उछलेंगे उतने ही परिणाम, मतलब एक परिणाम के अंदर उतने ही मान आएंगे। जैसे कि 3 बार अगर सिक्का उछल रहा है तो कुछ इस तरह से दोनों तीनों के तीनों में क्या आएगा, टेल। तो एक परिणाम क्या आ गया कि तीनों के तीनों क्या हो, टेल हो। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, एक टेल, दूसरा भी टेल और एक हेड हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हेड कहाँ बीच में भी आ सकता है भाई। ये तो क्या हो गया, एक बार उछालने पे, ये दूसरी बार उछालने पे, ये तीसरी बार उछालने पे, इस तरह से। तो दूसरे में आएगा टेल हेड टेल, तीसरे के अंदर आएगा हेड टेल टेल, यानी कि पहले बार उछालने पे हेड आ गया, फिर 2 बार उछालेंगे तो टेल टेल आ गया, इस तरह से है। अब बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक बार टेल हो, 2 बार क्या हो जाए, हेड हो जाए। इसी को घुमा के हम कह सकते हैं पहला हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं पहले हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, फिर टेल आ गया। ठीक है, तीसरी बार के अंदर क्या होगा कि तीनों के तीनों क्या हो, हेड हो। तो जो कुल परिणाम ज्ञात करने का देखो एक तरीका होता है कि अगर एक सिक्के को उछाल रहे हैं, एक सिक्के के अंदर टोटल परिणाम जो होते हैं वो 2 प्राप्त होते हैं। अब जितनी बार भी सिक्के उछलेंगे उतनी घात इस पे लगा देंगे। एक बार उछलेगा तो एक घात, यानी 2 परिणाम प्राप्त होंगे। 2 बार सिक्का उछल रहा है तो 2 की घात 2, यानी कि 4 परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ कितनी बार, 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3, यानी कि 8। क्या 8 ही परिणाम है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल परिणाम 8 हो गए। ठीक है, 5 बार उछालेंगे तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5। सेम यही चीज उसमें होती है पासे के अंदर। भाई एक बार पासे को उछालते हैं तो 6 संख्या हमको प्राप्त हो सकती है, यानी कि जितनी बार पासे को हम फेंकेंगे, यानी 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2, 6 कितने हैं, 36 परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह से टोटल परिणामों की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमसे पूछा है लगातार चित्त या पट। तो देखो चित्त या पट का मतलब या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। तो अनुकूल जो परिणाम है यहाँ, अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास में, 2 परिणाम है, या तो टेल 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 हो सकता है या हेड 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 हो सकता है।
तो एकांतरचित या पटाने की प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता बराबर प्रायिकता या अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास में 2 बटा टोटल कितनी है 8, यानी कि 2 से 8 कितनी बार 1 बटा 4, 4 बार कट रहा है तो 1 बटा 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछता है कि कम से कम दो बार क्या हो, हेड हो। अगर ऐसा वो पूछ रहा है तो हेड वाली कंडीशन कम से कम 2 बार कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो कम से कम 2 बार तो यहाँ है। अब देखो इस चीज के अंदर जो मैंने बोला कम से कम 2 बार हेड हो, तो कम से कम 2 बार, अधिक बार तो और भी हो सकता है ना, यानी कि ये चौथी कंडीशन भी आएगी। ठीक है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जब भी वो बात करे तो हमको उसका विलोम पढ़ के देखना है कि अगर कम से कम 2 बार पूछ रहा है तो अधिक 2 से ज्यादा कितनी बार आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आएगा, अनुकूल परिणाम 4 आएगा और कुल परिणाम 8, तो 1 बटा 2 इसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम पूछे तो ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम जो संख्या बताया उतना तो होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उससे ज्यादा वाले परिणाम देख लेंगे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रायिकता हमको ज्ञात करनी के अधिक से अधिक 2 पट हो या अधिक से अधिक 2 टेल हो, तो अधिक से अधिक देखो 2 टेल कहाँ है, पहला, दूसरा और तीसरा। अधिक से अधिक 2 टेल तो ये रहा, अधिक से अधिक बोला है, कम तो कितना भी हो सकता है ना, तो कम के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि यहाँ टेल है ही नहीं। ठीक है, तो अधिक से अधिक तो क्या 2 हो, कम से कम कितनी हो ये नहीं दिया हुआ, तो ये चौथी कंडीशन भी आएगी, यानी इस कंडीशन में भी प्रायिकता क्या होगी, 4 बटे 8, यानी कि 1 बटे 2 ही होगी। ठीक है, ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, जब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा बोले, या फिर तुमको डायरेक्ट अगर ऐसे बोल रखा है कि 2 पटाने की, 3 में से 2 पटाने की, तो फिर हमको केवल ये 3 ही परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मतलब जो पत्ते हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। यानी 52 तो क्या होते हैं, कुल पत्ते होते हैं, रंगों के आधार पर 2 भागों में 26-26 बटे हुए होते हैं। बात करें कि इनके गुणों के आधार पर तो 4 भागों में बटे हुए होते हैं, 13-13-13 के रूप में। ठीक है, ईंट का हो गया, पान का हो गया, चिली का हो गया, हुक्म का हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ अगर हम बात करें तो पहली जो प्रायिकता ये पूछ रहा है, देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से पटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें पूछ रहा है लाल रंग का गुलाम। ठीक है, अब लाल रंग का गुलाम यानी कि रंग के आधार पर मैंने बताया कि 26 पत्ते होते हैं, 26 में से 13-13 बटे हुए होते हैं, यानी इस 13 के अंदर एक गुलाम होगा और इस 13 के अंदर भी एक गुलाम होगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए कि लाल रंग के गुलाम बराबर कितने, 2 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम हमारे पास क्या आएगा, 52, तो उत्तर आ गया 1 बटा 26। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने तरीका तो देख लिया पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे ही करना है। जिसकी प्रायिकता पूछ रही है उसकी अभिष्ट संख्या लिखनी है, प्रायिकता वो बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 बटे 52 बराबर क्या हो गया, 1 बटे 26। ये हमारी क्या है, लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता बराबर, फिर फॉर्मूला लिख के फिर मान लिखना है। ठीक है, सेकंड देखिए लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का जो पत्ता है तो लाल रंग के पत्ते बराबर कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, 26 बट्टा टोटल कितने होते हैं, 52, तो 1 बट्टा क्या आ गया, 2 आ गया। तीसरा पूछ रहा है हमसे पान का इक्का, तो पान के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं और उसके अंदर इक्का केवल क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 बटे 52 जो है वो किसकी प्रायिकता हो गई, पान के इक्के की प्रायिकता हो गई। अगला चौथा पूछ रहा है ईंट की बेगम, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 में से हमको केवल क्या पूछ रहा है कि बेगम कितनी बार आती है, तो बेगम क्या होगी, 1 बार ही आएगी, यानी कि 1 बटा 52 ये हमारा क्या हो गया, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब देखो अगर ये समझ में नहीं आया पत्तों का जो गणित है तो वो देख लेते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं हमारे, 52, 2 भाग बटे हुए होते हैं, 26, ये तो होते हैं हमारे पास में काले, 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं, लाल होते हैं। 26 2 भागों में, मतलब लाल रंग के 2 भागों में बटे हुए होंगे, 2 रंग के काले वाले बटे होंगे। एक तो होता है ईंट, ठीक है, एक होता है पान। अगर काले की बात करें तो इसके अंदर होता है हुकुम, यानी कि काले पान जो होते हैं वो हुकुम कहलाते हैं। ठीक है, और बात करें चिली की, ठीक है,
चिड़ी ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, चिड़ी। ठीक है, ये इस तरह से पत्ते हो गए। अब एक के अंदर कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए। ठीक है, इन 13 में बात करें तो इन 13 के अंदर आता है इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम। इसके अंदर से 3 तो क्या होते हैं? चित्रों वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, बेगम, बादशाह और गुलाम। बाकी होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नेला और बेला। ठीक है, इस तरह से इनको बोलते हैं। तो जो भी प्रायिकता हमसे पूछे वो नंबर देख लेंगे इस तरह से, कोई सा भी एक इसकी पीडी देख लो, हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है।